ओके, सो दिस इज अवर कोर्स आउटलाइन। ठीक है, इस कोर्स आउटलाइन में से हमने ये वीक 1 2 3 4 5 6 7 में क्विज था, 8 में इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये ना पोलिटिकल डायमेंशन हमने कर ली। फिर हमारे पास माइग्रेशन वाले में जो ये दो टॉपिक है ना, ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट, ठीक है, और ट्रांसनेशनल फैमिलीज का मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अभी क्लास के बाद आपको मैं इसका लिंक भेजती हूँ, ठीक है, इस लेक्चर का। ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट का भी मैं रिकॉर्डिंग करके आपको लिंक भेज दूंगी, तो उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक वीक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इकोलॉजिकल डायमेंशन आपकी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दी थी, स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन में कवर की है। मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन भी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया है। ग्लोबल इश्यूज फॉर ग्लोबल सिटीजन ये भी हम अभी करेंगे, और इंशाल्लाह हम कल जो है ये कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंगे, तो हमारी फिर ये कोर्स आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम, कोई टॉपिक यस इसमें से मैम। ऐसा नहीं बचेगा जो हमारा रह गया होगा। जो टॉपिक्स मैंने नहीं कराए, जो इकोलॉजिकल डायमेंशन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये वाला, और मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन ये स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो इसलिए मैं इसको कवर फिर इस तरह से नहीं करूँगी। ठीक है, ये वैसे भी इतना इस तरह से डिटेल में नहीं करना, ये जनरल ही करना था। बाकी जो कल्चरल डायमेंशन है वो कल्चरल डायमेंशन इंशाल्लाह कल कराऊंगी मैं आपको, तो हमारी ये कोर्स आउटलाइन, ये जो कोर्स हो जाएगा फिर कल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अब आपको ये ओपन करती हूँ जो हम ग्लोबल इश्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल इश्यूज है, अब इस ग्लोबल इश्यूज को ये कहते हैं कि वाई दीज आर टर्म्ड एज ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, इश्यूज क्योंकि ये कहते हैं इसलिए इनको ग्लोबल इश्यूज का कहा जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक मिनट, लेट मी सी के अगर ये फुल स्क्रीन व्यू हो जाए, एक मिनट। ओके, इसमें बात करते, ये हमारे पास ये है, ये पूरी बुक है असल में, ये वर्ल्ड बैंक की एक बुक है, ग्लोबल इश्यूज फॉर ग्लोबल सिटीजन्स। इसके अंदर इन्होंने सारे के सारे ग्लोबल इश्यूज जो दुनिया के अंदर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, सर्वाइवल के हिसाब से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से जितने भी इश्यूज इनको फेस करने पड़ रहे हैं, उन सब इश्यूज का इन्होंने जो है वो जिक्र किया हुआ है इस बुक के अंदर। हर एक एक चैप्टर को एक एक हिसाब से लिया हुआ इन्होंने, डिस्कशन की हुई है, लेकिन हम उनका सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ, जनरल इसके अंदर चीज कही हुई है। अब ये कहते हैं कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक ग्लोबली सब लोगों को फेस करने पड़ते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक इशू एक मुल्क के अंदर मौजूद है तो सिर्फ वहां के लोग उसको फेस कर रहे हैं, नहीं, बल्कि कोई भी इशू अगर किसी कंट्री के अंदर मौजूद है तो आजकल के ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से ऐसा हुआ है कि वो इशू वो अब नेशनल नहीं रहा, वो इशू फिर इंटरनेशनल बन जाता है। वो उसके इशू के इफेक्ट्स दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड, द कंट्रीज हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, दे आर कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो चीज़ों का लेन देन कर रहे हैं, वो आपस में उनकी बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, फ्रीक्वेंट होती है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी दरमियान हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। तो इस वजह से जो भी इशू अगर किसी जगह का होता है तो वो किसी एक जगह में महदूद नहीं रहता। ग्लोबल इशू किसी एक सारे दुनिया के लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सारे दुनिया के लोग उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी रेगुलेटरी अप्रोच लगाई जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि इन इश्यूज को देख रहा हो या ऑब्जर्व कर रहा हो। आपने देखा होगा कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, इज वर्किंग एज एन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एज एन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। अगर कोई इशू हो जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई वॉर है, कोई हंगर से रिलेटेड है, कोई डिजीज से रिलेटेड है, तो वो इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस चीज को माना जाता है कि कोई भी इशू अगर किसी एक जगह पे मौजूद है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ उस मुल्क के लिए मसला होगा या उस एरिया के लिए इशू होगा, बल्कि वो इशू क्या होगा, वो फिर सबके लिए इशू बन जाता है। तो इसके लिए इस वजह से इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर इन्होंने इस सेक्शन के अंदर जनरल डेफिनेशन की हुई कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इनकी इंटीग्रेशन है, इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है लोगों के दरमियान में, इंक्रीजिंग, और उसके बाद इन्होंने किस चीज़ की बात की, पब्लिक गुड्स की बात की है कि अच्छा, जनरल हमने बात की कि ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, किस तरह के ग्लोबल इश्यूज आजकल के लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, व्हाट ग्लोबल इश्यूज डू वी फेस टुडे। तो ये इन्होंने चार्ट दिया हुआ है,
दिस इज द चार्ट, ठीक है। ये एरिया इन्होंने इधर बताया हुआ है कि इस एरिया के अंदर कौन से इश्यूज हैं। दीज आर द थीमेटिक एरिया, जो एरिया बताए हुए हैं, ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट है, ग्लोबल एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से इश्यूज दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो सब कंट्रीज को फेस करने पड़े हैं, ग्लोबल गवर्नेंस है, इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रही है तो उसके साथ कौन सा मसला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फॉरेन एड। इस तरह से ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, हंगर है, मेल न्यूट्रिशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। तो दीज आर डिफरेंट, ये इन्होंने डिफरेंट इश्यूज को क्या कर दिए, कैटेगराइज कर दिए, इन्होंने इसकी थीम्स बना दिए, इसकी एरियाज बना दिए कि ये जो इश्यूज हैं ये सारे के सारे इश्यूज ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड लिंक है, और जो ये वाले इश्यूज हैं ये किससे लिंक हैं, ये ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ लिंक है। अच्छा, अब आगे ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आगे हमने इसके अंदर बताई हुई कि पूरी बुक के अंदर हमने क्या डिस्कशन की हुई है, किस तरह से की है। अब जो फर्स्ट एरिया है दैट इज द ग्लोबल इकोनॉमी, किससे रिलेटेड है। अब इन्होंने जो जितने भी इसके अंदर जो थीम्स बताए हुए हैं, इन्होंने जितने भी इसके अंदर एरियाज बताए हुए हैं, ठीक है। अब उन एरियाज को हर एक पॉइंट को उन्होंने पहले उसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि बेनिफिट्स क्या है, क्या उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें अटैच हैं, क्या उसके साथ वो किस तरह से लिया जाता है, वो किस तरह से डील किया जा रहा है। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड ये ग्लोबल इससे रिलेटेड जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसको देखते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी उन्होंने बताया हुआ कि इकोनॉमी कैसे होगी है, इकोनॉमिकली कंट्रीज आपस में इंटीग्रेटेड हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो इंक्रीज उनके दरमियान ट्रेड हो गई है, इंक्रीज उनके दरमियान में रिलेशनशिप हो गए हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। और जो जो इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, ये अनबैलेंस्ड है। कहीं पे कुछ कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, उनके वो डेवलप करती जा रही हैं, वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, वहाँ के लोगों के रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन एक ही तरफ दूसरी तरफ क्या उसके साथ रिस्क अटैच है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस किसी एक जगह पे आता है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था थाईलैंड में, ठीक है। ये थाईलैंड में आया था, फाइनेंशियल करेंसी से रिलेटेड वो क्राइसिस था, वो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता गया, कोरिया में चला गया, इंडोनेशिया में चला गया। तो इट शोज कि अगर कोई भी इशू अगर किसी एक जगह पे जनरेट हो जाता है तो इसके साथ क्या दूसरा डेंजर अटैच है कि ये इशू फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज में भी फैल जाता है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कंट्रीज आर ग्लोबली इंटीग्रेटेड, इंटरेक्टेड एंड दे आर इन रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है। फिर इसमें उन्होंने बताया है कि इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं, ग्लोबल इकोनॉमी अनबैलेंस वे में इंक्रीज कर रही है, और उनके लोग कंट्रीज के दरमियान में एक तो इनकम की भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो इनइक्वल है, बराबर में सब कंट्रीज के दरमियान में इनकम इक्वल नहीं है, लोगों को मिलती है, अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली डिवाइडेड नहीं है लोगों के दरमियान में, ठीक है। और ये किस वजह से इशू जनरेट हुआ है, इनकम से रिलेटेड इशू की वजह से। सेकेंड पॉइंट इसी इकोनॉमिक पॉइंट एस्पेक्ट के अंदर है, दैट इज अबाउट द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी भी कहते हैं कि ऑल्दो द कंट्रीज in the overall world are increasing their income level, अगर इनकम लेवल पहले के मुकाबले में कंट्रीज का बेहतर होता जा रहा है, वो डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तरफ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि अभी भी दुनिया के लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे हम कहते हैं पॉवर्टी, गुर्बत है, नाइंसाफी है, ठीक है। अब पॉवर्टी किसको ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, वो वाले कंट्रीज जहां पे इनकम वहां के लोगों की बहुत कम है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज हैं, वहां के लोगों के पास इनकम कम है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। एस्पेक्ट्स बहुत सारे इन्होंने बताए हुए कि क्या इस गुर्बत से रिलेटेड चीज़ें क्या अटैच है, मेल न्यूट्रिशन है, प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन फूड बच्चों को नहीं दिया जाता मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों को शिकार होते हैं। रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स,
ठीक है, कि जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन के लिए मौजूद हैं, तो बाकी कंट्रीज़ में 1000 के लिए क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कम है, अवेलेबल ही नहीं है इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 है, इट मीन्स 0.4 है, ठीक है, 0.5 इज़ वेरी लोअर अमाउंट या लोअर वैल्यू आप कह सकते हैं कि वो है। मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत बढ़ती जा रही है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो मदर की डेथ है वो अफ्रीकन कंट्रीज में जिन्होंने बताई हुई कि बहुत हाई है, ठीक है। ये ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही सर्वाइव करने की, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी उनको वसाइल नहीं मिल रहे जिसके ज़रिए से अपने गुर्बत को हटा सकें। अब जब गुर्बत मौजूद है, लोगों के पास वसाइल नहीं है कि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इनइक्वालिटी आ रही है, नाइंसाफ़ी जनरेट हो। नाइंसाफ़ी कैसे? इन टर्म्स ऑफ कि कुछ मुल्कों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, कुछ मुल्कों के पास चीज़ें ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की हेल्थ अच्छी है, वहाँ के लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है इनकम लेवल में या प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से, उस वजह से क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। और अगर कोई मसला किसी एक स्टेट में मौजूद है, किसी एक कंट्री का इशू है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इशू उसी कंट्री तक महदूद रहेगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक मसला एक कंट्री के अंदर मौजूद है, तो वो क्या करेगा कि जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, उनको भी असरअंदाज करेगा, ठीक है, असरअंदाज करेगा, उनको अफेक्ट करेगा। इसी वजह से कहते हैं कि जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है, दैट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अगर कोई मुल्क के गरीब है, वहाँ के लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फॉर एग्जांपल इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इलीगल ट्रेड कर सकते हैं, इलीगल माइग्रेशन कर सकते हैं, इलीगल स्मगलिंग कर सकते हैं, ये ट्रैफिकिंग का इशू आ सकता है, क्राइम का इशू आ सकता है, टेररिज्म का इशू आ सकता है, ठीक है, और डिजीज़ का स्प्रेड हो सकता है। तो ये इशू सिर्फ उस इलाके तक महदूद नहीं रहते। अगर कोई मुल्क गरीब है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी किसी भी एरिया में, बल्कि वो मसाइल पे बाकी मुल्कों की तरफ भी फैल जाते हैं। और ये जो इश्यूज हैं, कहते हैं एक मुल्क तक महदूद फिर नहीं रहते। इसलिए ज़रूरी है यूएन जो क्या करती है, उनका फोकस है कि हमने सबसे पहले जो इन्होंने गोल्स बनाए हुए ना, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इन्होंने एक यूएन की समिट हुई थी, उसके उन्होंने डिसाइड किया था, गोल्स बनाए थे, उन्होंने ये मकासद बनाए थे कि हम इतने अरसे तक फॉर एग्जाम्पल ये गोल्स अचीव करेंगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने ऊपर गोल रखा हुआ है, उस गोल के अंदर जो सबसे पहला मसला उन्होंने ये देखा है कि हमने जो सॉल्व करना है, दैट इज द इशू ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी को खत्म करेंगे तो उसकी वजह से ही हम स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, हम कंट्रीज के दरमियान में रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, कंट्रीज इस तरह से फिर डेवलप कर सकती हैं। द थर्ड पॉइंट विद इन दैट रेंज ऑफ, सॉरी, सेकेंड पॉइंट, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर किसी एक जगह पे इमर्ज होते हैं, अगर किसी एक जगह पे सामने आते हैं, तो वो क्राइसिस सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता फैल के पूरी जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं या उसके साथ और मालिक हैं, उनको भी फिर असरअंदाज करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने यही बताया कि लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फवायद हुए हैं, कंट्रीज आपस में इजीली इंटरेक्ट कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। लेकिन जब आप ये देखते हो कि जब लिबरलाइजेशन है, लोगों को आज़ादी दे दी गई है, बॉर्डर्स की रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसके साथ बहुत सारे मसाइल भी आते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है यही फाइनेंशियल क्राइसिस की जो पहले मैंने आपको बताई, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, इनस्टेबल होगा कोई भी जगह, कोई भी मुल्क के फाइनेंशियली अगर प्रॉपरली अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, उसके पास लोन ज़्यादा है या वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि लोगों को सहूलियात मुहैया कर सकें, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है उस इलाके में। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व होंगे ताकि उनकी अर्निंग हो सके,
माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो सिर्फ मुल्क असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि उसके इर्द गिर्द के जितने भी मुल्क हैं वो भी अफेक्ट होंगे। फिर नंबर थर्ड वन इज एड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, एड दी जाती है मुल्कों को, उनको बेनिफिट है। इस मैंने आपको जैसे बताया ना शुरू में कि इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हर एक पॉइंट के अंदर पहले मैंने उसके बेनिफिट्स बताए हुए, एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि ये जो चीज़ है ये ग्लोबली कैसे बेनिफिटेड है कुछ लोगों के लिए, कैसे फ़ायदे हैं कि एड हम अगर बात करते हैं, इमदाद दी जाती है, तो वो फॉरेन एड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है लोगों, कंट्रीज़ के लिए कि अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। एड गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी। गवर्नमेंट की तरफ से एक एग्जांपल है यूएस एड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये सिर्फ यूएस दे रहा है, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रही है एड किसी भी मुल्क को, तो ये गवर्नमेंटल एड होगी, ठीक है, नेशनल एड थ्रू अ गवर्नमेंट। और एड अगर एजेंसीज की तरफ से दी जा रही है, जैसे एग्जांपल है कि एड जैसे दी जाती है आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो वो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट जैसे हम कह देंगे जैसे एनजीओज है, ठीक है। तो एड फॉर डेवलपमेंट कहते हैं कि बेनिफिशियल भी है कि जिसके जरिए से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरी कि अगर ये एड दी जाती है, एड तो हमें, क्योंकि ये बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई है ना, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हो गए हैं, बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, बहुत सारी एनजीओज आ गई हैं, तो उनके दरमियान में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन और उनके दरमियान ताल्लुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर अगर प्रॉपर होगा तो वो सही तरीके से ये देख सकेंगे कि किस इलाके के को ज़्यादा एड की ज़रूरत है, किस इलाके को हमने कितनी एड देनी है, किस तरह से देनी है, ठीक है। ताकि एड के नाम पे अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं, कोई करप्शन होती है, कोई एड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर देखा जाए, चेक किया जाए, और जो सही प्रॉपरली जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उन तक वो एड पहुंचाई जाए। तो डोनर्स के दरमियान में ये डोनर कहलाते हैं, ये जो एनजीओज हैं, यूएसएड है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो ये डोनर है, ये दे रही हैं, ठीक है, ये फंड दे रही हैं लोगों को, एड्स दे रही हैं। तो इन कंट्रीज के, इन फॉर एग्जाम्पल कंट्री का अगर कोई एड दे रहा है, कोई कंपनी एड दे रही है, कोई इंस्टीट्यूशन एड दे रहा है, तो उनके दरमियान में प्रॉपर जो इंटरेक्शन है वो होना जरूरी है। डेट रिलीफ एंड डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला एड है वो एड दे दी है, वो इमदाद है। अब ये नेक्स्ट है, ये कर्जे की फॉर्म है, कर्जा किसको दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उसकी डेडलाइन क्या है, उसके साथ कवानीन क्या लगाए गए हैं, उसके साथ जो रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, या आप ये कह सकते हैं इनके साथ पाबंदियां क्या बताई गई हैं। अगर हम ये बात करते हैं, और क्योंकि ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए ना, कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एनजीओज आ गई हैं। हमने जैसे पहले इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वाले टॉपिक में किया था कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज क्या है कि आईएमएफ फॉर एग्जांपल अगर किसी को लोन देता है, डेट देता है, तो वो क्या करता है कि वो साथ में कोई रिस्ट्रिक्शंस बता देते हैं, वो उनकी कोई पॉलिसीज होती हैं, कोई उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके उनकी कोई रेगुलेशंस होती हैं कि पहले आप इन चीज़ों को फुलफिल करेंगे तो हम आपको लोन देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से भी क्या हो रहा है कि वो फिर कंट्रीज को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन को हमने माइग्रेशन वाले टॉपिक में डिस्कशन कर ली है कि माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं, एक तो बेनिफिशियल है कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के लिए भी और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के लिए भी। ओरिजिन वो है जो उसका पीछे मुल्क जहाँ से वो बिलोंग कर रहा होता है, जहाँ से वो बंदा माइग्रेट करके आया है, और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वो इलाका होता है जिसके अंदर वो जाके रहता है। तो दोनों साइड के लोग जगहों के लिए एक अगर बंदा माइग्रेट करता है तो फायदा मंद है, क्योंकि एक तरफ वो लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है, और दूसरी तरफ वो जो पैसे कमा रहा होता है वो रेमिटेंसेस की फॉर्म में पीछे अपनी फैमिली को भेजता है। तो इस तरह से माइग्रेशन एक बेनिफिशियल वे है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री अपनी लोगों के इम्प्रूव करने में
रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस माइग्रेशन के साथ बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। जो पूरा सफ़र है माइग्रेशन का, अगर वो इलीगल है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर इलीगल माइग्रेट कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं उन लोगों को। जैसे आप इलीगल माइग्रेशन के बहुत सारे केसेस देखते हैं कि लोग इलीगली जॉब के लिए जिस किसी दूसरे मुल्क में अगर माइग्रेट करके जा रहे होते हैं और गलत तरीके से गलत गाड़ी में गलत तरीके से उनको छुपा के लेके जाते हैं टैंकर्स में, तो उस वजह से उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज द रिस्की वे जो कि इसके साथ अटैच है। और इस इशू के साथ क्या चीज़ें अटैच है कि कभी कभी अगर जिस मुल्क में माइग्रेट करके चले जाते हैं तो वहाँ पे उनको इशू फेस करना पड़ता है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंट्रीज़ की आपस में, लेकिन इस ट्रेडिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, देखना, चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये जो ट्रेड हो रही है, इस ट्रेड की नज़र में किस कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, किस कंट्री को नुकसान हो रहा है। जैसे अगर हम इस पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कोर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कोर कंट्रीज पेरिफेरल कंट्रीज से जो प्रोडक्ट लेती हैं, जो रॉ मटेरियल लेती हैं, वो बहुत लो प्राइस पे देती हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज़ें उनको फाइनलाइज्ड करके बहुत हायर प्राइस पे देती हैं। तो इसकी वजह से ये जो हमें कहते हैं कि ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वो उनसे बहुत कम कीमत में ले रही होती है और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको बहुत हायर रेट पे वही चीज़ें फाइनलाइज्ड फॉर्म में बहुत महंगी बेचते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ के साथ इसमें ऐड है, ये लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी जो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, रिच कंट्रीज क्या करती हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती जो लोग जिसको फेवर कर रहे होते, पॉलिटिकली स्ट्रांग होती हैं इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक या जिसके ओनर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, उनको फ़ायदा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री की जो शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल है, तो उसका जो मालिक है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली उसकी कोई पोजीशन है, तो लोग उसको ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, उनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, उनको ज़्यादा चीज़ें उनसे ली जाएंगी, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी किस तरह से इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। इस वजह से इस ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए भी कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि इसके अंडर काम किया जाए, देखा जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। फूड सिक्योरिटी है नेक्स्ट पॉइंट। फूड सिक्योरिटी क्या है, कहते हैं कि आज तक जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसके अंदर तकरीबन 800 मिलियन लोगों को अभी तक प्रॉपर खाना नहीं मिलता, खाने के लिए डू नॉट गेट इनफ टू ईट प्रॉपर, उनको कुछ बहुत जो इनफ कहते हैं ना कि मिले खाने के लिए, वो उनको इस तरह से नहीं मिलता। तो इसके अंदर ये बात करते हैं फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी क्या है कि सप्लाई ऑफ फूड, ठीक है, कि सप्लाई हो रहा है, तरसील हो रही है, लोगों को मिल रहा है, किस चीज़ का, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल, लोकल लेवल पे लोगों को, मतलब उनकी एबिलिटी के बगैर कि क्या वो उस चीज़ को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, इस चीज़ को छोड़े बगैर जो सप्लाई मिल रही है किसी जगह पे, इसको फूड अवेलेबिलिटी कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि फूड अवेलेबिलिटी तो मौजूद है दुनिया में, ठीक है, कि फूड जो इनसिक्योरिटी की बात करें कि वो फूड सिक्योरिटी है, वो अवेलेबल ना होने की वजह नहीं है कि खाना नहीं है, खाना मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन लोगों की एक्सेस नहीं है, लोगों के पास उसको हासिल करने के वसाइल नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मनी नहीं है कि जिसकी वजह से वो उस फूड को अक्वायर कर सके, उसको खरीद सके, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे हैव वीक परचेजिंग पावर, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो वीक है, या जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट पूरी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग क्या है, गुर्बत का शिकार है। नेक्स्ट जो ये हमारे पास ऊपर जो पॉइंट्स थे ये इकोनॉमी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कह रहे हैं, किससे रिलेटेड है, कि जिसके अंदर हम ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है, इंसान की एक सलाहियत है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इस चीज़ के अंदर उन्होंने किसकी बात की हुई, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एजुकेशन एंड मेल न्यूट्रिशन की बात की है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है, यूएन ने ह्यूमन डेवलपमेंट की एग्जाम्पल डेफिनेशन दी कि ऐसा माहौल हम बनाएं जिसके अंदर लोगों को
मौके फराहम किए जाएँ कि अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी हालत को इम्प्रूव कर सकें, वो प्रॉपरली अपने आप अपनी सलाहियत को निखार सकें, ठीक है? डेवलप कर सकें अपने आप को। इसलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो काम है वो सिर्फ नेशंस के साथ लिंक नहीं है, किसी खास गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं है, बल्कि उसके असरात ग्लोबली भी होती हैं। अगर किसी एक मुल्क के अंदर किसी डिजीजेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है, या वहाँ के अगर एजुकेशन को प्रॉपर नहीं दिए जाएगी, तो लोग ना इलिटरेट होने की वजह से कई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज को अफेक्ट करेगी, या अगर डिजीजेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो डिजीजेस आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों में फैल जाएगी या उसके असरात होंगे दूसरे में। तो इसलिए कहते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कि हम प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जो थर्ड वन वाज मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के इशू को रिजॉल्व किया जाए। कम्युनिकेबल डिजीजेस की किसकी बात करते हैं कि डिजीज जैसे HIV एड्स की बात की है, TB की बात की, मलेरिया की बीमारियों की बात की, कि कुछ कह रहे हैं ऐसी बीमारियां हैं जो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं होती हैं, या आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां जो होती हैं ये फैल जाती हैं, और अगर ये बीमारियां फैल जाएं तो ये बीमारी सिर्फ एक जगह को इन्फ्लुएंस नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बात की है कि अगर पब्लिक हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर हेल्थ नहीं होगी तो मोर्टेलिटी रेट सही नहीं होगा, डिजीजेस भी आप ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा होंगी, ठीक है? न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी तो लोग, मतलब अगर उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब है कि वो जो उनकी ज़रूरियात हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है? और इस वजह से वो प्रॉपर लेबर फोर्स में नहीं आ सकते, सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जब वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो इस तरह से वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकते। तो हेल्थ की को नज़र में रखना, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन भी यही चीज़ है कि एजुकेशन का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान की कैपेसिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। क्यों हम ये देखते हैं कि ग्लोबली इस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, हमने सबको एजुकेशन देनी है, सबकी जो ज़रूरियात हैं एजुकेशन से रिलेटेड इसको हमने इम्प्रूव करना है, चाहे वो एजुकेशन किसी खास तबके के लोगों को देनी हो, किसी खास मुल्क के लोगों को देनी हो, किसी खास क्लास के लोगों को देनी हो, किसी खास जेंडर के लोगों को देनी हो, ठीक है? तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग द और रिड्यूसिंग द ग्लोबल इश्यूज, ठीक है? थर्ड वन इज द मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, कि मेल न्यूट्रिशन की बात करें कि जो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रही बच्चों को, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि सब दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो बच्चों की डेथ का है वो ये मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है? या कहते हैं कि जो पूरी दुनिया डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो 1/3 बच्चे हैं वो क्या है, अंडर वेट है, उनको प्रॉपरली वेट उनकी एज के मुताबिक नहीं है, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसने एग्जांपल दी कि सबसे ज़्यादा जो इशू है माल न्यूट्रिशन का वो साउथ सब सहारन अफ्रीका में है, और साउथ एशिया में भी ये मसला क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? थर्ड वन इज ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? ग्लोबल एनवायरनमेंट भी हम ये बात करते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रही हैं। इन्वायरमेंट जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सिर्फ एक मुल्क के नहीं है, ठीक है? अगर किसी जगह पे कोई रिसोर्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट है, इन द फॉर्म ऑफ ओशन है, सी है, रिवर है, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ एक मुल्क के नहीं है, बल्कि वो रिसोर्सेज, इट मीन्स कि वो रिसोर्सेज सब पूरी दुनिया के लोगों की को अक्वायर कर रही हैं। क्योंकि अगर उन रिसोर्सेज का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो रिसोर्सेज की डिप्लीशन बाकी मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? इसमें कैसे है ये, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का इशू आप ये आजकल बहुत ऑब्जर्व कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि फ्लड्स आ रही हैं, ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेज आ जाती हैं, या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है, हमारे जो ये है ग्रीनरी है, दरख्त हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का इशू है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आया है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स आ रहे हैं, हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं,
ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्लेशियर अगर एक जगह पे पिघलेगा तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि तमाम लोगों के लिए। एनर्जी की क्राइसिस भी इसके साथ मौजूद है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती जाएगी, और जब डेवलप करती जाएगी तो लोग एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब है कि पोल्यूशन भी बढ़ जाएगी। अब आप लोग ये ऑब्जर्व करो कि आज से कुछ सालों से ये इशू आ रहा है, 2-3 साल से, कि फॉग, स्मॉग, स्मोक, धुएं और फॉग का जो मिलाप है उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असरात हैं, पोल्यूशन बढ़ गई है। ठीक है, फॉग, ठीक है, और साथ में स्मोक, धुआं और जो धुंध है ये इकट्ठे हो जाती है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, कि ये स्मॉग का इशू बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दैट कि पोल्यूशन बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज्यादा हो गई है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से ये जो एक तो पानी में भी ये वेस्ट जा रहा है, दूसरा हमारे इन्वायरमेंट में भी वाटर बॉर्न, वाटर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज बढ़ने गए कि कुछ अरसे में जैसे दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ गई है, तो जो पानी के वसाइल हैं, हमारी बाकी जो एक्टिविटीज हैं, पानी का इस्तेमाल हमारा 6 गुना बढ़ गया। आबादी 3 गुना गुना बढ़ी है, तो पानी का इस्तेमाल हमारा 6 गुना बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रही हैं, सी लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी जो कंजम्पशन है पानी की वो इंक्रीज करती जा रही है, और जो पूरी दुनिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं कि 2025 तक उनको पानी नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉपरली पानी यूटिलाइज करने में इश्यूज आ सकते हैं, जैसे स्वेयर हो सकते हैं मसले, जो अफ्रीका में है हो सकता है मसला, मिडल ईस्ट में हो सकता है, या साउथ एशिया में हो सकते हैं। और 1.1 बिलियन आजकल के लोगों को साफ पानी मुयसर